हाय एवरीवन। तो इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर को, जो कि हम लोग पूरा कंप्लीट ग्रामर यहाँ पे कवर करने वाले हैं और दी सीएपीएफ एसी 2026 एग्जाम के लिए। क्लियर है? ये हमारा फर्स्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि देखो ये क्लास हम लोग कवर करने वाले हैं टेंस के ऊपर, क्योंकि ये मेरे को ये पता है कि जो टेंस है, टेंस से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलता, लेकिन कई बार डायरेक्टली भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। टेंस को बहुत लोग नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैं टेंस को यहाँ पे फर्स्ट क्लास के तौर पर यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जितना भी आगे हम लोग कवर करेंगे, चाहे सेंटेंस करेक्शंस का बेस में क्वेश्चन ले लो या फिर डू एज डायरेक्टेड में जो क्वेश्चन आते हैं, जब तक टेंस को नहीं पता होगा, जब तक टेंस नहीं पता होगा, तब तक उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने पीवाईक्यू का पूरा क्लास को कंप्लीट किए हैं। तो वहाँ पे अगर क्लास को पूरा देखे होंगे, तो एक चीज़ तो क्लियर आ गया होगा कि बार-बार मैं एक वर्ड का यूज़ किया हूँ कि टेंस अगर याद है, इस सेंटेंस को ईज़िली कवर कर लोगे, इस तरीके से। तो क्योंकि सेंटेंस जो बनाओगे, सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होता है, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं टेंस में। इसीलिए अगर टेंस पता है, बहुत अच्छे से बाकी के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लेक्चर को स्किप मत करना, क्योंकि जितना बेसिक्स कॉन्सेप्ट है टेंस के ऊपर, उस हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये पूरा क्लास जो है, ये तो फर्स्ट क्लास होने वाला है। बाकी आगे जितना भी क्लास आएगा पूरे एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग कवर करेंगे। इस क्लास के बाद जो है डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी डाउट रह जाता है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो, फ्रीली हो। क्लियर है? बाकी इस पूरे क्लास का जो स्लाइड है, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा रनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे कि पेपर 2 का प्रिपरेशन, डेली कंटेंट अपलोड, ये सब चीज़ जो है टेलीग्राम चैनल में एक बार चेकआउट कर लो, वहाँ हर चीज़ पता चल जाएगा। तो ये जो है बेसिक क्लास होने वाला है, पूरे टेंस को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है? चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टेंस होता क्या है ना? देखो, हम लोग जब भी कोई एक्शंस करते हैं, है ना? एक्शंस जैसे कि राइटिंग कर रहे हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करते हैं, तो उस एक्शन जो है पास्ट में हुआ है कि प्रेजेंट में हुआ है कि फ्यूचर में होने वाला है, इसको डिफाइन करने का काम जो है टेंस के द्वारा किया जाता है। ठीक है? इसीलिए इसको हम लोग फंक्शंस ऑफ टेंसेस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। कोई भी चीज़ अगर प्रेज़ेंट में हुआ है, कि फ्यूचर में होने वाले हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो है पास्ट में हुआ है, इन सब चीज़ के बारे में डिटेल के साथ कवर करते हैं, वो है टेंसेस। ठीक है? टेंसेस हम लोगों को यहाँ पे टोटल 12 टाइप का टेंसेस हैं, और इन सब जो 12 हैं, उन सब चीज़ को डिटेल के साथ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मेक श्योर ये करना कि आगे जितना भी आएगा, वो तो सबसे पहले पूरा जिस तरीके से ईयर आ रहा है, उसका प्रैक्टिस करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे, उसी के साथ एग्ज़ाम्पल कवर करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ से डिस्क्लेमर ये दे देता हूँ मैं कि जितना भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं बोलना कि एकेडमिक इंग्लिश यहाँ पे छूट गया, इस तरीके से रूल्स छूट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि हम लोग यहाँ पे जितना भी कवर करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कवर करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि मिनिमम रिसोर्सेज जितना रख पाओगे, उतना ज़्यादा जो है मैक्सिमम इसका यूटिलाइज़ कर पाओगे, रिवाइज़ कर पाओगे। बाकी अल्टीमेटली जो है एग्ज़ाम में लिखना ही होता है। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले हम लोग कैसे इस टेंस को अप्रोच करने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल्स के साथ कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वो है प्रेज़ेंट टेंस को। ठीक है? क्योंकि हमें सबसे पहले बात करना है वो है प्रेजेंट टेंस के बारे में, इसके बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसका भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? इसी तरीके से अप्रोच करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये हो गया। फिर एक हम लोग करेंगे वो है कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद आएगा कौन सा टेंस? परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस हो गया। उसके बाद आने वाला है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट बोल लो। ये जो है प्रेजेंट टेंस हो गया, कि 3 टाइप का टेंस है, जिसके बारे में हमें डिफाइन करते हैं कि प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जितना भी उसका सब पार्ट है, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो गया, फिर सिंपल परफेक्ट टेंस, फिर सिंपल परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कितने टाइप हो गया? 4 टाइप हो गया। इसी के साथ हम लोग कवर करेंगे पास्ट टेंस को। इसके बाद
पास्ट टेंस को कवर करेंगे तो इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस, उसके बाद आएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसी के रिस्पेक्ट में उसको भी फॉलो करेंगे। सेम पास्ट हो गया, पास्ट के बाद लास्ट आएगा फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस भी इसी के रिस्पेक्ट में कवर करेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर सिंपल या फिर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे अप्रोच करना है। ये जो है सिंपल अप्रोच है और इसी अप्रोच के थ्रू पूरा टेंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? चलो, मेथड समझ आ गया कैसे कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस के साथ। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जैसे कि हम लोग एट प्रेजेंट में है, बोलते हैं ना कि एट प्रेजेंट करके, तो प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसका मीनिंग समझ आ गया? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले यूजेस कहाँ-कहाँ हैं? ये देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि डेली हैबिट हो गया, रूटीन्स बताना हो गया, है ना? डेली हैबिट में मैं इस दिन से ये कर रहा हूँ, आज मैंने ये किया, ये काम को पूरा किया। ऐसा जब हम लोग जब हैबिट्स बताते हैं, रूटीन बताते हैं, उसके लिए जो है प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। उसी के साथ कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, उस सेंस में हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि जो है सन का जो उगना, कौन से साइड से उगते हैं? ईस्ट से। ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है ना? 8 प्लैनेट हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। फिर कोई शेड्यूल इवेंट हो गया कि कल जो है 10 पीएम में मेरे को ये काम करना है, ये काम फिनिश करना है। उस सेंस में हम लोग जो है सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। फिर कुछ फीलिंग्स हो गया, लाइक्स, डिसलाइक हो गया, फिर इंस्ट्रक्शंस हो गया। ये सब कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट केसेस हैं जहाँ पे हम लोग प्रेज़ेंट टेंस का यूज़ होते हुए दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना। जैसे कि सिंपल प्रेज़ेंट टेंस है, इसको हम लोग 3 पार्ट में इसका स्ट्रक्चर डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को याद रखना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, अफ़र्मेटिव का बात करें। अफ़र्मेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जो कि पॉज़िटिव फ़ॉर्म में हो, उसको हम लोग जो है अफ़र्मेटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा और वर्ब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फ़ॉर्म आना चाहिए। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अफ़र्मेटिव। ये जो है स्ट्रक्चर याद रखोगे थोड़ा। उसके बाद अगर इसी चीज़ को अगर नेगेटिव बनाओगे, ठीक है, प्रेज़ेंट टेंस है उसको अगर नेगेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या फिर डज़ लिखोगे, उसके बाद नॉट अप्लाई करना, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर इसको हम लोग जब भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है? तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा जैसे कि यहाँ पे डू या डज़ है वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आने वाला है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। हो सके तो थोड़ा स्ट्रक्चर को याद रख लो, क्योंकि पूरे स्कूल लेवल से इसको पढ़ते आए हैं, तो कोई यहाँ पे डिफ़िकल्ट नाम का कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए अगर बात करें स्ट्रक्चर को याद रखने का। क्लियर है? अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब पहचाने कैसे? ना कैसे समझे कि ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है? तो देखो इसका जो है सिंपल सा मीनिंग समझना, जब भी अगर आइडेंटिफ़ाई करना हो सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे वर्ब कौन है। वर्ब का मतलब होता है कि कोई भी हम लोग जब एक्शन करते हैं, ठीक है? उस एक्शंस को हम लोग यहाँ पे वर्ब बोलते हैं। अब वर्ब भी जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं उसका, स्टैटिक वर्ब, ट्रांज़िटिव, इंट्रांज़िटिव, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। लेकिन वर्ब जो है बेसिक मतलब यहीं पे समझो, अगर कोई भी वर्ड में अगर एक्शन दिखाई दे रहा है ना? तो उस एक्शंस को हम लोग यहाँ पे वर्ब बोलेंगे। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस। प्लेस में जब हम लोग प्ले करेंगे तो एक्शन होगा कि नहीं होगा? सिंपल बात है वहाँ पे एक्शन होगा। तो जब एक्शन होता है तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं उसको वर्ब बोलते हैं। जैसे कि राइटिंग हो गया, अब राइट करोगे, है ना? कॉपी में राइट करोगे तो वहाँ पे एक्शन होगा, सिंग करोगे एक्शन होगा। ये जितना भी एक्शन वाले वर्ड होते हैं, पूरे एक्शन वाले वर्ड को हम लोग यहाँ पे वर्ब बोलते हैं। जैसे कि ईट हो गया, अब खाना खाओगे तो उसमें भी तो एक्शन होगा, है ना? हाथ को ऊपर ले जाओगे तो वहाँ पे भी एक्शन होगा। फिर लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया। कुछ लोग बोलेंगे कि लाइक और डिसलाइक यहाँ पे जो है वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लाइक मतलब तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन एक्चुअली ये जो है लाइक भी एक्शन है, जो कि एक स्टैटिक वर्ब है। स्टैटिक वर्ब के पार्ट में आते हैं, तो इन सब चीज़ को भी थोड़ा ध्यान देना। समझ आ गया वर्ब किसको बोलते हैं? फिर जो सब्जेक्ट का अगर बात करोगे तो जितना भी
जो सेंटेंस रहेगा, जिसके बारे में बताने वाले हैं वही जो होता है सब्जेक्ट होता है। इसके बारे में जैसे कि सी प्लेस टेनिस, टेनिस कौन खेल रहे हैं? सी। यहाँ पे जो सी है ये क्या है? सब्जेक्ट है। समझ आ गया ये क्वेश्चन, है ना? जो बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये देखो यहाँ पे दे डू नॉट ईट मीट ये लिखा हुआ है। ये जो दे लिखा हुआ है ना एक्चुअली ये सब्जेक्ट है कि पूरा सेंटेंस बता किसके बारे में रहा है, किसको यहाँ पे एम्फेसिस कर रहे हैं तो दे को एम्फेसिस कर रहे हैं। इसीलिए जो है ये दे यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये समझ आ गया वर्ब कैसे पहचानना है, सब्जेक्ट कैसे पहचानना है। अब देखो एक बच गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे? अगर देखो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कैसे? पहला एग्ज़ाम्पल ही देखो वहाँ से और समझ आ जाएगा कि सी प्लेस टेनिस। देखो सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, प्लेस यहाँ पे वर्ब हो गया। तो जो है सी के बारे में बता रहा है मतलब टेनिस खेल रहे हैं। तो इसको और कौन एम्फेसिस कर रहे हैं? टेनिस। तो टेनिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमें यहाँ पे पहचानना है। फिर दे डू नॉट ईट मीट हो गया, है ना? तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ईट मतलब यहाँ पे वर्ब हो गया, मीट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से जो है हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कॉन्सेप्ट होता है ना, तो सब्जेक्ट भी इसी तरीके से पहचानना है, वर्ब पहचानोगे और उसी के साथ जो है ऑब्जेक्ट को भी पहचानोगे। इतना क्लियर हो गया? ये समझ आ गया? चलो, तो अब देखो यहाँ पे सिंपल प्रेज़ेंट टेंस है, इसका थोड़ा हमें स्ट्रक्चर पता चल गया। कि स्ट्रक्चर जो है अगर अफ़र्मेटिव पता है, तो बाकी जो नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, ये ईज़िली हमें पता चल जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझो, इसको भी यहीं से कवर कर देते हैं क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो फिर अच्छे से पढ़ाते हैं पूरा डिटेल के साथ। यहाँ पे देखो अगर कोई भी सेंटेंस है, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया होता है ना, तो हम लोग 3 तरीके के जो वर्ड हैं, इसको यूज़ करते हैं। एक करते हैं डू को, एक वर्ड होता है डज़ और एक होता है डिड। इसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग डिड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डिड जो है पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग डू और डज़ का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वर्ब है ना, वर्ब में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया होता है। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए जो है डू या फिर डज़ इसका हम लोग यूज़ करते हैं। सेंटेंस अब समझ आ गया कि जो अफ़र्मेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट जैसे कि इसमें सी है, उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब में जो है एस या फिर ईएस लगेगा, ठीक है? चीज़ और ध्यान देना जब भी हम लोग वर्ब लिखेंगे तो वर्ब जो है ऑलरेडी प्लुरल फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये हो गया राइट लिखा हुआ है, तो राइट पहले से प्लुरल फॉर्म में है, ठीक है? राइट जो है पहले से प्लुरल फॉर्म में है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं, याद है? को सिंगुलर बनाना पड़ता है। तो जो याद रखना जो वर्ब हैं वो ऑलरेडी प्लुरल फॉर्म में होते हैं। इसको सिंगुलर बनाने के लिए भी कई डिफरेंट डिफरेंट रूल्स हैं, कवर करेंगे बाद में लेकिन एट प्रेज़ेंट जो है जितना जानना है उतना ही अभी हमें कवर करना है। तो वर्ब में हमें जो है एस या ईएस लगाना है। अब ये क्यों बोले हैं एस या ईएस लगाना है करके? इसीलिए बोले हैं क्योंकि जो वर्ब होता है ये पहले से जो है प्लुरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है? अब कब एस लगेगा, कब ईएस लगते हैं, इसको आगे बताते हैं। इतना समझ आ गया? चलो, अब इस एग्ज़ाम्पल में आओ, एग्ज़ाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले अफ़र्मेटिव बनाओगे तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है? देखो एग्ज़ाम्पल सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब में एस या ईएस जुड़े हैं। अब ये सोचो कि यहाँ पे एस जुड़े हो, ईएस क्यों नहीं लगा है? ये भी एक डाउट आता है। नहीं, ये भी एक डाउट आता है कि जब हम लोग सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं ना, उस केस में होता है, जब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें से एस लगाते हैं, उसके थ्रू जो है प्लुरल बना सकते हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को ईएस लगाना होता है, ठीक है? फिर अगला देखो, अगर इसी को मेरे को जो है नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, ये तो प्रेज़ेंट टेंस हो गया। अब इसी प्रेज़ेंट टेंस को जो है मेरे को नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, कैसे बनाऊँगा? तो ये दे लिखा हुआ है, दे जो है अपने आप में प्लुरल है। प्लुरल के साथ जो है हम लोग डू का यूज़ करेंगे और अगर सिंगुलर होगा, उस केस में जो है हम लोग डज़ का यूज़ करेंगे। समझ आया? तो दे यहाँ पे जो है कौन सा प्लुरल फॉर्म में होता है,
तो प्लूरल के साथ हम लोग जो है डू का यूज़ करेंगे और नॉट हो गया फिर इट जो है वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जो है हम लोग इसका यूज़ करेंगे। और नेगेटिव बनाने के लिए जो है ये डू को पहले लाओगे, फिर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको बाद में रखोगे। देखो, ये स्ट्रक्चर को फ़ॉलो किया क्या? नहीं किया। समझ आ गया? ऐसे ही जो है हमें हर एक सेंटेंस को यहाँ पे कवर करना है। उसी के साथ कुछ एरर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आते भी हैं, उसको अभी कवर करते हैं। तो सिंगल वर्ड या फिर कुछ वर्ड हैं जो कि संकेत करते हैं, जैसे कि ऑलवेज़ हो गया, नेवर हो गया, यूजुअली, ऑफ्टेन, समटाइम, एवरीडे। ये कुछ वर्ड हैं जो कि प्रेज़ेंट टेंस को ही डिफ़ाइन करते हैं। जैसे कि एवरीडे हो गया, तो एवरीडे हो गया तो ये तो प्रेज़ेंट टेंस को ही डिफ़ाइन कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से जो है हमें यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। बताओ, सिंपल प्रेज़ेंट टेंस का स्ट्रक्चर समझ आ गया, कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं ये भी समझ आ गया। ठीक है? चलो अब कुछ थोड़ा-सा हम लोग जो है इसका एरर प्रैक्टिस कर लेते हैं। एरर बेस्ड अगर क्वेश्चन आ गया, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि दे गोज़ टू स्कूल। ये जो दे गोज़ टू स्कूल लिखा है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दे यहाँ पे कौन-सा है? दे यहाँ पे प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? गो वर्ड का यूज़ करते हैं। और अगर सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ जो है हम लोग डज़ का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखना, माइंड में रखोगे। फिर नेक्स्ट जैसे कि सी प्ले वेल लिखा हुआ है। अब ये सी है। सी सबसे पहली बात तो सिंगुलर है। ठीक है? सी सबसे पहले बात सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें जो है सिंगुलर वर्ब चाहिए। इसको याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल ही आने वाला है। तो सी यहाँ पे सिंगुलर है या फिर थर्ड पर्सन बोल लो, तो सी यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें क्या लेना है? सिंगुलर वर्ब भी लेना है। लेकिन अभी बताया हूँ कि जो जितना भी अभी हम लोग वर्ब पढ़ेंगे या फिर जितना भी वर्ब हैं, वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ये जो प्ले लिखा हुआ है, पहले से प्लूरल फॉर्म में है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? एस लगा दो, ये बन जाएगा सी प्लेस वेल। इस तरीके से जो है कुछ मिस्टेक्स या फिर एरर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखो, यहाँ पे जो लिखा है कि सी डज़ नॉट प्लेस, ऐसा लिखा है। देखो सी यहाँ पे कौन सा सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये सिंगुलर आ जाएगा। फिर फोर्थ देखो तो, ही इज़ गोइंग टू कॉफ़ी एवरी डे, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस, सॉरी, ही इज़ गोइंग टू ऑफिस एवरी डे, ऐसा लिखा हुआ है। तो खुद सोचो, कंटीन्यूअस या फिर एक हैबिचुअल एक्शंस को बता रहे हैं। जब भी हैबिचुअल एक्शंस को बताते हैं, हम लोग कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं? प्रेज़ेंट टेंस का यूज़ करते हैं। याद रखना, एक्चुअली अगर नॉर्मली देखे जाओगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेंटेंस लिखा है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना, ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर है। प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में लिखा हुआ है। हम लोग प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस पढ़ेंगे तब समझेंगे, लेकिन हैबिचुअल एक्शन बताने के लिए हम लोग प्रेज़ेंट टेंस का यूज़ करते हैं, ना कि कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल सही है, 100% सही है। ही इज़ गोइंग टू ऑफिस एवरी डे, कंटीन्यूअस के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी हम लोग हैबिचुअल एक्शंस का बात करेंगे, ठीक है? या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ का बात करेंगे, शेड्यूल्ड इवेंट का बात करेंगे, जैसे कि 10 एएम को सेमिनार्स हैं, है ना? या फिर 10 एएम को मीटिंग है, इस तरीके से, या फिर कुछ लाइक्स हो गया, डिसलाइक्स हो गए, फीलिंग्स हो गए। तो इन सब चीज़ के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उस केस में हम लोग जो है प्रेज़ेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे हैबिचुअल हो गया, तो हैबिचुअल के लिए हम लोग प्रेज़ेंट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्रेज़ेंट टेंस के लिए क्या लगाते हैं, या तो गो आएगा, सॉरी, या तो फिर प्रेज़ेंट टेंस के लिए जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाओगे, प्लूरल है तो प्लूरल लगाओगे। यहाँ पे जो है वर्ड लिखा हुआ है, सब्जेक्ट जो है ही यहाँ पे, तो ही यहाँ पे सिंगुलर है, तो इस केस में जो है गो का यहाँ पे गोज़ हो जाएगा। तो ही गोज़ टू ऑफिस एवरी डे। इस तरीके से जो है हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो, प्रेज़ेंट टेंस जो है सिंपल प्रेज़ेंट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का। वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि कोई भी जो एक्शन है ये होना ही होना है। कोई भी जो एक्शन ये हो ही रहा है, कंटिन्यू है ना? जैसे कि प्लेइंग हो रहा है, तो प्लेइंग का मतलब होता है कि कोई भी चिल्ड्रन जो है वो खेल ही रहे हैं। मतलब कोई भी एक्शंस कर रहे हो, चाहे राइटिंग कर रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो, उस एक्शंस को कर ही रहे हो। तो उस केस में जो है हम लोग कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं।
अगर प्रेज़ेंट में कर रहे हो उस चीज़ को, तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। अगर उस केस को है ना, उस सेंटेंस को अगर पास्ट टेंस में किए हो या फिर पास्ट टेंस में सिंगिंग कर रहे थे लॉन्ग टाइम तक, उसको बताओगे, तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। ठीक है, समझ आया? तो कंटीन्यूअस टेंस के लिए हम लोग कोई एक्शन हो रहा है उसमें यूज़ करते हैं या फिर कुछ टेम्पररी एक्शन हो गया, उसके लिए भी जो है कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। साथ ही अगर कुछ फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, है ना? कुछ इवेंट्स का प्लान कर रहे हो, वहाँ पे भी जो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का ही हम लोग यूज़ करते हैं। इस चीज़ को याद रखना और इसका जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। अगर इसका पॉज़िटिव बनाओगे, अफ़र्मेटिव मतलब पॉज़िटिव बनाओगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद याद रखना कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस में हम लोग इज़, एम, आर इसका ही यूज़ करते हैं। ठीक है? एम इज़ आर लिखा हो या फिर इज़ एम आर है, इसी का है हम लोग यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोल लो या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोल लो। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो मेन वर्ब होता है ना, जैसे कि प्लेइंग हो गया, स्टडिंग हो गया, है ना? तो ये जो मेन वर्ब होता है, उस मेन वर्ब को जस्ट हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और कंटीन्यूअस है, कोई भी एक्शन जब होता ही रहता है, तो उस केस में हम लोग जो है वर्ब में आईएनजी फॉर्म लेते हैं। मतलब वर्ब का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगा। क्लियर है, समझ आ गया? अगर ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं पता है तब भी चलेगा, लेकिन अफ़र्मेटिव यहाँ पे पता होना ही होना चाहिए। और ये इंटेरोगेटिव भी थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है? और नेगेटिव से भी मिला है, लेकिन होलिस्टिकली बोलूँ अगर ठीक से, अफ़र्मेटिव पता हो, साथ में नेगेटिव पता हो और इंटेरोगेटिव पता हो। क्योंकि कोई ज़्यादा है ना, एरोप्लेन टाइप उड़ने वाला नहीं है, इज़िली यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो अफ़र्मेटिव में जो कंटीन्यूअस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट इज़, एम, आर और वर्ब में आईएनजी, इसको यूज़ करेंगे। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, हम लोग डायरेक्टली इज़, एम, आर के बाद नॉट का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग अफ़र्मेटिव पढ़े थे प्रेज़ेंट टेंस का, देखो यहाँ पे, एक बार इधर आओ तो प्रेज़ेंट टेंस में, ये देखो, यहाँ पे जब हम लोग सिंपल प्रेज़ेंट टेंस पढ़े थे, तो जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाए तो डू या डज़ का यूज़ किए हैं। ठीक है? डू या डज़ का यूज़ जो है इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, ना ऑक्सिलरी वर्ब नहीं थे, इसलिए जो है हम लोग डू या डज़ का यूज़ किए। लेकिन जब कंटीन्यूअस का बात आता है तो इसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है। देख लो इज़, एम, आर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। जस्ट हमें जो है नेगेटिव बनाने के लिए, ना पॉजिटिव से जब लोग नेगेटिव बनाते हैं, डू एज डायरेक्टेड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, यहीं से याद रखना। तो नेगेटिव बनाने के लिए कोई ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, तो अगर कंटीन्यूअस में है तो इज़, एम, आर आएगा, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी। और इंटेरोगेटिव बनाना तो बहुत सिंपल है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसको पहले लाओ, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब में आईएनजी लगा दो। और कंटीन्यूअस है तो ये तो माइंड में ही रख लो, कोई भी कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, अगर कंटीन्यूअस आ रहा है मतलब वर्ब में डायरेक्टली आईएनजी लगेगा ही लगेगा, ये श्योर है। ठीक है? इसको याद रखना। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल देखो, आई एम रीडिंग नाउ। अब मैं सपोज़ अगर मैं पूछता हूँ कि आई एम रीडिंग नाउ ये सेंटेंस है, ये बताओ कि ये कौन-सा टेंस है, ठीक है? तो अब इतना पता है कि टेंस को आप आइडेंटिफ़ाई कर लोगे कि कौन-सा टेंस है, ठीक है? यहाँ पे एम लगा हुआ है मतलब इज़, एम, आर, यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो है कंटीन्यूअस का ही होगा। अब ये जो है रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग लिखा हुआ है तो सिंपली हमने हमें पता है कि जो है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस टेंस का पार्ट है। नाउ भी लिखा हुआ है। नाउ तो जो है प्रेज़ेंट के जो प्रेज़ेंट है उसी को ही डिफ़ाइन करते हैं। फिर सी हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, इज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब, इसका जो है नॉट बनाओगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लिख दो। और जो वर्ब यहाँ पे है, वर्ब में आईएनजी लगाओगे, उसके बाद टुडे लिखा हुआ है, तो टुडे जो है प्रेज़ेंट टेंस को ही बताते हैं। तो इस केस में जो है प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस भी क्लियर हुआ, समझ आ गया। स्ट्रक्चर जो है मेन है, कहाँ-कहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ये थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी कुछ सिग्नल वर्ड हैं जैसे कि नाउ हो गया, एट द मोमेंट है, राइट नाउ है, टुडे है, इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं। देखो थोड़ा-सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर बेस्ड क्लियर प्रैक्टिस कर लेते हैं। सी इज़ गो नाउ ये लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है इज़, तो बिल्कुल सही है। अब इज़ लिखा हुआ है और सी इज़ गो नाउ लिखा हुआ है, तो
इज़ ऑक्सिलरी वर्ब है, कहाँ यूज़ होता है? एक ही जगह यूज़ होता है, कंटीन्यूअस में। अब कंटीन्यूअस में पढ़े कि इज़ एम आर आएगा, उसके साथ जो वर्ब आएगा उसमें तो आईएनजी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आईएनजी तो लिखा नहीं है, गलत हो गया। तो ये हो जाएगा शी इज़ गोइंग नाउ। क्लियर है? शी इज़ गोइंग नाउ, इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर फ्रेम होगा। और एग्ज़ाम्पल देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल एम एवरी डे, ऐसा बोले हैं। आई गो टू स्कूल एम एवरी डे। बताओ ये सेंटेंस सही है क्या? तो खुद ही गलत है कि एम यहाँ पे थोड़ा ना लगता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट के बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। ठीक है? तो एम तो ऐसे ही नहीं आने वाला है, तो क्लियरली समझ आ रहा है। ये आई एम नोइंग हिम, ऐसा लिखा हुआ है। आई एम नोइंग हिम। इस टेंस को देखोगे इसको, तो जैसे कि कोई भी चीज़ को जानना, तो उसको जानते ही रहोगे कि एक बार पता है तो उसको जान ही रहे हो। ठीक है? तो ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब बोलोगे कि ये तो स्ट्रक्चरली बहुत सही है, तो मीनिंग भी तो देखो इसका। जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना? जो स्टैटिक वर्ब है, ये वर्ब यहाँ पे नो लिखा हुआ है। अब किसी को जानते ही रहोगे क्या? जान रहे हो ना भई? तो इस केस में हम लोग जो है आई नो हिम लिखते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, नॉन कंटीन्यूअस वर्ब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि और कुछ नॉन कंटीन्यूअस वर्ब लाइक हो गया। अब लाइक के केसेस में आई लाइकिंग यू ऐसा थोड़ा बोलते हो, आई लाइक्स यू बोलते हो या फिर आई लाइक यू बोलते हो। ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। ये जो है यहाँ पे लाइकिंग यू ऐसा तो नहीं करते, फिर हियर है तो हियरिंग यू, सी है तो सीइंग यू, अंडरस्टैंडिंग यू, ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो है नॉन कंटीन्यूअस वर्ब है। इस चीज़ को थोड़ा-सा माइंड में रखना है, वर्ब को भी थोड़ा पहचानोगे, क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने प्रेज़ेंट टेंस का जो है 2 टेंस कवर कर चुके हैं। एक सिंपल टेंस, एक होता है कंटीन्यूअस टेंस। अब आते हैं प्रेज़ेंट टेंस का जो है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है मतलब ये जो है थोड़ा पास्ट एक्शंस को बताएगा। पास्ट एक्शंस कैसे? कोई भी जो एक्शंस है ये पास्ट में स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन जो है प्रेज़ेंट में भी उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि पास्ट एक्शंस विथ प्रेज़ेंट रिज़ल्ट हो गया, कुछ लाइफ़ एक्सपीरियंसेस हैं। एक्सपीरियंसेस जो है पास्ट में किए होंगे, तभी तो अभी बता रहे हो प्रेज़ेंट में। इस केस में हम लोग जो है प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ये जो यूजेस लिखा हुआ है ना, बहुत मिनिमम यूजेस लिखा हूँ ताकि इसको अच्छे से याद रख लो, पता कर लो। कि यूजेस बेस्ड क्वेश्चन आया है ना, इसलिए मैंने जो है यूएस क्वेश्चन को पहले कराया हूँ ताकि अच्छे से समझ जाओ कि किस टाइप से और किस बेस्ड में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ये भी जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। फिर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, वहाँ पे भी यूज़ होता है। फिर अनस्पेसिफाइड जो पास्ट टाइम है, हमें जो है उसका टाइमिंग पता नहीं है, लेकिन पास्ट टाइम को ही डिफाइन कर रहे हैं, तो उस केस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखो, अब सबसे पहले अब इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, यूजेस समझ आ गया। कहाँ हम लोग जो है पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, सॉरी ये जो परफेक्ट टेंस है इसका यूज़ करते हैं। अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर समझ लो। अफ़र्मेटिव जब हम लोग बनाएँगे तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर हैज़ और हैव आएगा और साथ ही यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कि हम लोग यहाँ पे परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो परफेक्ट टेंस होता है एक्चुअली पास्ट टेंस को डिफाइन करते हुए प्रेजेंट टेंस में रिजल्ट देते हैं। इसी वजह है जिसके वजह से हम लोग जो है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो जब भी टेंस को याद रखना हो तो सिंपल याद रखो कि जैसे कि कंटीन्यूअस है तो इज़ एम आर आता है ना? इज़ एम आर और उसके साथ वी के फॉर्म में आईएनजी, ऐसे याद रखो। परफेक्ट टेंस में कैसे आता है? हैज़, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से बस याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इन दोनों में कैसा चेंजेस होने वाले हैं इसको याद रखोगे, बस दैट्स इट। बाकी सब में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो रहना ही रहना है। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं हैज़ और हैव को, उसी के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर निगेटिव बनाना हो तो हैज़ हैव के साथ नॉट लगा दो, बहुत ईजी है। इंटरोगेटिव बनाना हो तो हैज़ हैव को पहले लिखो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख लो, यहाँ से निगेटिव बन जाएगा। अगर ये जो टेंस अगर पता है ठीक है, जो अफ़र्मेटिव है अगर यही अफ़र्मेटिव अगर पता है तो सिंपल सी बात है कि बाकी जितना भी है उसको कवर कर ही लोगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है कि शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क,
शी हैज़ फिनिश्ड दी वर्क। सी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। हैज़ यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है। देखो हैज़ लिखे हैं, हैव क्यों ना लिखें? क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड लिखा हुआ है, हैज़ या हैव। हैज़ कब हम लोग यूज़ करते हैं? अगर कोई थर्ड पर्सन है, जैसे कि सी हो गया, है ना? ही हो गया या फिर इट हो गया। ये जो थर्ड पर्सन है, इसके लिए जो है हम लोग हैज़ यूज़ करते हैं। और फिर जितना भी प्लूरल फॉर्म हो गया, जैसे कि दे, फिर देयर, है ना? फिर यू हो गया, फिर देन हो गया। तो इन सब जो प्लूरल फॉर्म में जो वर्ब होते हैं, सॉरी, जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं या फिर प्रोनाउन बोल सकते हो, इस केस में हम लोग जो है हैव का यूज़ करते हैं। क्लियर है? जो थर्ड पर्सन है उसके लिए हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए सी के साथ हैज़ यूज़ हुआ है। उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड है। फिनिश का फिनिश्ड लिखा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा द वर्क। इस तरीके से जो है इसका एग्ज़ाम्पल है, ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं। कुछ सिग्नल वर्ड हैं, जिसके थ्रू ये भी पता लगा सकते हो कि हम लोग ये टेंस जो लिखा हुआ है, ये जो है परफेक्ट टेंस में लिखा है। जैसे कि ऑलरेडी हो गया, ऑलरेडी या फिर ऑलरेडी का मतलब क्या होता है कि पहले थोड़ा से कंप्लीटेड एक्शंस को बता रहा है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है रिसेंटली जो कंप्लीटेड एक्शन होता है, कि अभी कोई काम को किया हूँ, जस्ट ऑलरेडी हैव डन, ना जस्ट ऑलरेडी हैव डन दिस। इस तरीके से जो वर्ड बताते हैं ना जस्ट कंप्लीटेड वाला, उसके लिए ऑलरेडी यूज़ करते हैं। इट यूज़ कर सकते हो, जस्ट हो गया, यूर, नेवर, रिसेंटली। ये कुछ सिग्नल वर्ड हैं जिसके थ्रू भी ये पता लगा सकते हो कि टेंस जो है परफेक्ट टेंस है। इरर देखो यहाँ से जो है और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे लिखे हैं सी हैज़ वेंट होम, ये वर्ड लिखा हुआ है। सी लिखा है लिखा है। अब हैज़ लिखा हुआ है तो इतना तो समझ आ रहा है कि वह परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। तो परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है वेंट। देखो ये गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म हो गया और गॉन जो है इसका थर्ड फॉर्म हो गया। हम लोग जो है परफेक्ट टेंस में तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस केस में यहाँ पे गॉन आएगा, ना कि वेंट आएगा। क्लियर है, समझ आया? और देखो अदर एरर, आई हैव सीन आई हैव सीन हिम यस्टरडे। अब ये यस्टरडे है तो पास्ट को बता रहे हैं यूजिंग टाइम वर्ड। देखो याद रखना, टाइम वर्ड एक पास्ट टेंस अलग होता है, लेकिन टाइम बेस्ड यहाँ पे है। टाइम बेस्ड के लिए परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या लिखेंगे, आई हैव सीन हिम यस्टरडे है तो आई सॉ हिम यस्टरडे। इस सेंटेंस को एक्चुअली अगर बनाओगे तो इसको अभी रहने दो। हम लोग जब पास्ट टेंस कवर करेंगे तो ये सेंटेंस वहीं से पता चल जाएगा। क्योंकि पास्ट टेंस का जो है फॉर्मूला होता है, जो रूल होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आते हैं, है ना? यहाँ पे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता पास्ट टेंस में। यहाँ पे देखो हैव बीन लिखा हुआ, सॉरी यहाँ पे हैव लिखा हुआ है। हैव जो है ऑक्सिलरी वर्ब है और पास्ट टेंस में ऑक्सिलरी जो है वर्ड है तो यूज़ नहीं करते हैं। अगला देखो, यहाँ पे आई हैव लिव्ड हियर सिंस 5 ईयर, ये बता रहे हैं। आई हैव लिव्ड ये तो बिल्कुल सही है। हैव लिखा हुआ है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये तो बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे सिंस 5 ईयर लिखा है, तो सिंस 5 ईयर जो है स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, सिंस की जगह यहाँ पे फॉर आएगा। ये जो वर्ड है ना सिंस और फॉर, ये सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होता है अच्छे से समझ लो। देखो सिंस का यूज़ हम लोग उस टाइम करते हैं जब हमें कोई चीज़ जो है पूरा एकदम पता है ना? एकदम फिक्स टाइम है। इस केस में हम लोग जो है सिंस का यूज़ करते हैं। अब बताओ मेरे को एक चीज़ कि यहाँ पे 5 इयर्स लिखा है, तो 5 इयर्स मतलब कौन-सा 5 इयर्स? लास्ट 5 इयर्स, है ना? या फिर 2010 से 2015 के बीच जो 5 इयर्स आया उस 5 इयर्स का बात कर रहे हैं? कौन-सा 5 इयर्स का बात कर रहे हैं? तो जब भी जो है हमें ऐसा जो है टाइम पता नहीं चलता, उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं, ना कि सिंस का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, सिंस कब यूज़ होगा? समझ लो। सिंस कब यूज़ होगा? जब हमें एग्ज़ैक्ट टाइम पता हो, उस केस में हम लोग जो है सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि लास्ट मंडे हो गया या फिर 2 एएम हो गए। ये जो है स्पेशल टाइम को डिफाइन कर रहे हैं कि 2 बजे जैसे कि मीटिंग हुए, 2 बजे क्लास हुए। ये जो है पूरा टाइम को बता रहे हैं, फिक्स टाइम को बता रहे हैं। तो जब भी हमें फिक्स टाइम पता हो तो उस केस में जो है हम लोग यूज़ करते हैं सिंस का।
अब यहाँ पे देखो 5 ईयर्स लिखा है, तो कौन-सा 5 ईयर्स ये भी तो डिफाइन करो। जो फिक्स टाइम को यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम को यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जो है फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है? सिंस और फॉर समझ आ गया? क्योंकि यहाँ से बेस्ड जो क्वेश्चन आया है, ठीक है? चलो, अभी तक हम लोगों ने 3 पूरा टेंस को कंप्लीट कर लिए। अब कवर करते हैं प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। यहाँ पे प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज़ कहाँ होता है? देखो, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, लेकिन वो जो पास्ट में जो एक्शन स्टार्ट हुआ है, वो अभी तक चल रहा हो, ठीक है? जैसे कि आई एम स्टडिंग फ्रॉम यस्टरडे, वो कल से जो है पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक पढ़ाई ही चल रहा है। उस केस में हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ही इज़ ड्राइविंग फ्रॉम यस्टरडे, कि वो जो है ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन यस्टरडे से ड्राइविंग कर रहा है ना? वो यस्टरडे भी ड्राइविंग कर ही रहे थे, अभी भी ड्राइविंग कर ही रहे हैं। मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है या फिर वो जो एक्शन है, ये प्रेज़ेंट में भी कंटिन्यू रहना चाहिए। उस केस में जो है हम लोग यूज़ करते हैं प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अगर कोई ड्यूरेशन को एम्फेसिस करना है, उस केस में भी हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफ़र्मेटिव के लिए सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, उसके बाद हैज़ हैव के साथ हम लोग यहाँ पे बीन यूज़ करेंगे। जैसे कि कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग हैज़ हैव और वर्ब में आईएनजी कहते थे। अब यहाँ पे परफेक्ट लग गया है, तो उस केस में हम लोग जो है बीन का यूज़ करेंगे। बस इतना सही करना है, बाकी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है पता है कैसे इसका बनता है। देखो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैज़ और बीन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। अब स्टडिंग फॉर 2 आवर्स लिखा है, तो 2 आवर्स से स्टडी कर रही है, ठीक है? तो 2 आवर्स पहले स्टडी कर ही रही थी, अभी भी जो है वो स्टडी कर ही रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कोई भी एक्शन जो है पास्ट में स्टार्ट हुआ है और इसका जो इफ़ेक्ट है या फिर उसका जो एक्शंस हैं, ये कंटिन्यू चल ही रहा है अभी भी प्रेज़ेंट टाइम भी। उस केस में हम लोग जो है इस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर हो गया, सिंस हो गया, ऑल डे है या फिर लेटली है। ये जो है इम्पोर्टेंट सिग्नल वर्ड हैं, जिसके थ्रू भी जो वर्ड है या फिर टेंस है इसको पहचान सकते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो कुछ और, एरर बेस्ड, शी हैज़ वर्किंग सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस को हम लोग कवर करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है कि शी हैज़ वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ से क्या हमें समझ आ रहा है कि वो जो है मॉर्निंग से काम कर रही है। वह जो है मॉर्निंग से काम कर रही है। मॉर्निंग से स्टार्ट हुए लेकिन अभी तक कर रही है, मतलब ये जो है कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है, प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस। और प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमें पता है, हैज़ या फिर हैव आएगा, उसके साथ हमें यूज़ करना है बीन का। ठीक है? यहाँ पे हैज़ तो यूज़ हुआ है लेकिन बीइंग यहाँ पे मिसिंग है, तो बीन लगाओ, वर्ब में आईएनजी फिर सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एग्ज़ाम में जो है यही बेस्ड क्वेश्चन हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसे टाइप का। फिर यूजिंग रॉन्ग प्रीपोजिशन जैसे फ्रॉम और सिंस या फिर फॉर। आई हैव आई हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम 2 आवर्स। फ्रॉम 2 आवर्स थोड़ी ना लिखोगे। ठीक है? कि मैं जो है 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 2 घंटे से पढ़ाई करने के लिए हम लोग या तो सिंस लगाते हैं या तो फॉर लगाते हैं। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशंस यहाँ यूज़ नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेज़ेंट टेंस जो है प्रेज़ेंट टेंस का जो चारों फॉर्म है, चारों फॉर्म को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमें जो है कवर करना है वो पास्ट टेंस को कवर करना है। ठीक है? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अब हम लोग पास्ट टेंस को। और जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में डिस्कस किए हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस, उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है पास्ट टेंस को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के साथ। और इस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो है ना, हम लोग कई वीडियो में इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं और ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर भी है, तो इसको ध्यान देना कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर एक तो जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आने वाला है। और ऐसे ही करके जो है पूरा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो ये तो अफर्मेटिव हो गया। अब इसका निगेटिव बनाओगे, तो एक चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कोई भी स्ट्रक्चर में या फिर कोई भी सेंटेंस में जो है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब ना हो,
तो उस केस में हम लोग जो है डू या फिर डज़ या फिर डिड, इन तीनों में से एक ऑक्सिलरी वर्ब का हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन देखो डू और डज़ का यूज़ हम लोग प्रेज़ेंट टेंस में करते हैं और जो डिड हैं इसका यूज़ हम लोग जो है पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस कवर कर रहे हैं और पास्ट टेंस है और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो ऑक्सिलरी वर्ब जब हम लोग नेगेटिव बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, देखो अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। जब इसको हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाते हैं और इंटरोगेटिव बनाते हैं तब भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। इस चीज़ को ध्यान दोगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो। इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे भी हैं। ठीक है? तो पास्ट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं जब भी कोई सेंटेंस या फिर जब भी कोई एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, लेकिन उसका जो है प्रेज़ेंट में सिग्निफिकेंस ना हो, उस केस में हम लोग जो है पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। है ना? कंप्लीट एक्शन, पूरा जो एक्शन है पास्ट टेंस में ही कंप्लीट हो गया है। उस केस में हम लोग जो है सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। पास्ट का अगर कोई हैबिट बताना हो गया तो उस केस में, क्योंकि देखो हैबिट बता रहे हो और पास्ट का बता रहे हो, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे पास्ट टेंस का ही यूज़ होगा। तो हैबिट बताना हो गया तो सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। अगर कोई सीक्वेंस बताना हो गया इवेंट्स का, तो इवेंट्स हुआ होगा तो पास्ट में ही हुआ होगा, तो उसका सीक्वेंस बताओगे तो पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। है ना? तो कॉन्सेप्चुअल समझ आ रहा है? इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ का अगर पास्ट के साथ रिलेट है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे पास्ट टेंस ही यूज़ होने वाले हैं। ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है सी वेंट टू स्कूल, तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो वेंट लिखा हुआ है ना, ये सेकंड फॉर्म है, सही यूज़ हुआ है। देखो गो होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है वेंट, है ना? गो वेंट, उसके बाद होता है गॉन। क्लियर है? तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म होता है और ये जो है ये थर्ड फॉर्म होते हैं। तो वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म करेक्ट लिखा हुआ है, टू स्कूल ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल करेक्ट है। फिर सेकंड देखोगे तो सी डिड नॉट इट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे निगेटिव बनाओगे तो डिड हम लोग यूज़ करते हैं। अब इंटरोगेटिव बनाते हो तो डिड को हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इस तरीके से जो है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। कुछ सिग्नल वर्ड या फिर जिससे पता चल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पास्ट टेंस में है। जैसे यस्टरडे हो गया। अब यस्टरडे जो है कल को बताते हैं, तो सिंपल बात है ये जो है पास्ट टेंस को ही डिनोट करेंगे। लास्ट ईयर या फिर एगो हो गया या फिर वंस हो गया, ये कुछ वर्ड है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है एक्चुअली ये जो है पास्ट टेंस में है। ठीक है, समझ आ गया? देखो कुछ एरर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई गो टू दिल्ली यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है यस्टरडे। अब अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि जो यस्टरडे है ये बीते हुए कल को बताते हैं, है ना? बीते हुए कल को बता रहे हैं, तो बीते हुए कल को बता रहे हैं, इस केस में हम लोग जो है पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब पास्ट टेंस में वर्ब लिखा हुआ है और वर्ब के साथ जो है फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन अभी डिस्कस किए हैं कि पास्ट टेंस के साथ हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गो के जगह डायरेक्टली वेंट आ जाएगा। तो गो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है और वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। ठीक है, समझ आ गया एरर कहाँ था? अगला देखो, ही डिड वेंट देयर, ही डिड वेंट देयर, ये जो है यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें जो है अगर स्ट्रक्चर देखोगे, तो जब भी हम लोग इंटरोगेटिव बनाते हैं या फिर निगेटिव बनाते हैं, तो एक चीज़ समझना, यहाँ पे डिड लिखा हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब डिड के बाद हमें जो है फर्स्ट फॉर्म लेना होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। तो इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली जो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहे हैं वो डिड है। ठीक है? तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, एरर बेस्ड यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल पास्ट कंप्लीट हो गया। अब कवर करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। यहाँ से जो है मेन बात याद रखना है कि कैसे हम लोग जो है अफर्मेटिव से निगेटिव चेंज करते हैं, इसको याद रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है और इसी के साथ साथ स्ट्रक्चर को जो है याद रखोगी। अगर कोई भी इस तरीके से अगर सेंटेंस दे दिए तो हमें ये आइडिया लग जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस में है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो सेंटेंस देख के पता चल जाना चाहिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये कौन से टेंस है। ठीक है,
इतना अगर कर लेते हो तो मोर देन इनफ हो जाता है इस क्लास का। पूरा क्रक्स वही है, इसीलिए जो है हम लोग इस क्लास को कवर कर रहे हैं। ठीक है? तो पास्ट कंटीन्यूअस है, तो सबसे पहले बात देखो कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस है तो याद रखना वर्ब का जो वर्ब रहेगा उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा। उसी के साथ जो है पास्ट लगा हुआ है, तो पास्ट मतलब वाज़ या वर। पास्ट के लिए हम लोग 2 ही यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, या तो वाज़ होगा या तो वर होगा। तो कोई यहाँ पे रटने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वाज़ या वर, फिर वर्ब में आईएनजी। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी हैं, तो जब ऑक्सिलरी वर्ब हैं तो डू, डिड ये सब चीज़ का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लिख दो, वर्ब में आईएनजी लगा दो। अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो वाज और वर को पहले लिखो, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा दो। अब ये जो पास्ट कंटिन्यूअस है ये कौन से टाइम को बताता है, किस टाइम को यहाँ पे डिनोट करते हैं? तो देखो, एक्शन इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक पास्ट टाइम। ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये पास्ट टाइम में जो है कोई भी एक्शन अगर कंटिन्यू रहा लेकिन उसका प्रेजेंट में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? प्रेजेंट में अगर इफेक्ट है तो उसके लिए हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग नहीं करते। लेकिन अगर कोई भी एक्शन अगर पास्ट में चल रहा है, पास्ट में कंटिन्यू रहा है और पास्ट में ही एंड हो गया, तो उस केस में हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है? अगर कोई 2 पैरेलल एक्शन चल रहे हैं, उस केस में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अगर इंटरप्टेड एक्शन हो गया, उस केस में भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो मेन बात है कि ये जो पहला ये लिखा हुआ है ना, इसको खास ध्यान रखना। कोई एक्शन पास्ट में ही एंड हो गया, उस केस में हम लोग जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को याद रखोगे। बाकी कुछ एग्जांपल देखो, आई वाज़ वाचिंग टीवी एट सेम 7 पीएम, ये लिखा हुआ है। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, अब आई के साथ हम लोग वाज़ लगाते हैं। ठीक है? देखो, थर्ड पर्सन जैसे कि सी है, ही हो गया या फिर इट हो गया, इस केस में हम लोग क्या करते हैं? वाज़ यूज़ करते हैं। उसी के साथ आई जो हो गया, आई के साथ भी हम लोग यहाँ पे वाज़ यूज़ करते हैं। बाकी फिर जो प्लूरल वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया जैसे कि दे, देम, है ना? या फिर देन, इस केस में हम लोग जो है वर का यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लो, आई सब्जेक्ट हो गया, वाज़ पास्ट को बता रहा है। अब पास्ट को बता रहा है, उसी के साथ ये जो वर्ब है ना, इसमें आईएनजी लिखा हुआ है, मतलब ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? फिर दे वर टॉकिंग, है ना? दे आर टॉकिंग व्हेन आई अराइव्ड, ये भी जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को ही बता रहे हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल और कुछ सिग्नल वर्ड है जैसे कि व्हाइल हो गया, व्हेन हो गया। यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा गया है। एग्जाम्पल देखो, दे वर टॉक लाउडली, ये लिखा है, दे वर टॉक लाउडली। अब यहाँ पे देखो, दे के साथ वर लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल सही है। अब वाज और वर हम लोग कब यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। तो वर यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस के साथ हम लोग जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेते हैं। इस चीज़ को ध्यान दो। वर्ब का हम लोग आईएनजी फॉर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, आईएनजी फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है? तो हमें यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लेना पड़ेगा, तो दे हो जाएगा दे वर टॉकिंग लाउडली। इस तरीके से जो है ये करेक्ट आंसर हो जाने वाले हैं। क्लियर? देखो, अनदर एग्जांपल देखो, व्हेन ही वाज कमिंग आई कॉल्ड। अब अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि व्हेन जो है कब यूज करते हो। देखो यहाँ पे लिखा है व्हाइल हो गया, व्हेन हो गया, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस एक्शंस को बताते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे व्हेन लिखा है, व्हेन के बाद जो ही लिखा हुआ है, ही सब्जेक्ट हो गया। अब ही सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद हम लोग जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा व्हेन ही केम आई कॉल्ड। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। या फिर इसको अगर ये सेंटेंस में अगर डाउट हो रहा है तो इसको इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हो, व्हाइल ही वाज कमिंग आई कॉल्ड। ठीक है? ही वाज कमिंग आई कॉल्ड। ठीक है, क्लियर है? ये समझ आ गया? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर स्ट्रक्चर वाइज़ समझना है तो ये भी जो है करेक्ट इसका आंसर है। ठीक है? चलो, ये तो हो गया कंटीन्यूअस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट तो सब में आ रहा है, और पास्ट में जो है चाहे ही लिखो, चाहे दे लिखो, सबके साथ हमें जो है हैड ही यूज़ करना है, और हैड के साथ जस्ट हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा और हेड के बाद जो है वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लेना है। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो हेड के बाद नॉट यूज़ करना, और इंटरोगेटिव बनाओगे तो हेड को पहले लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखना और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो कहाँ-कहाँ हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि मेन बात है कि इसको जानना यूज़ कहाँ करते हैं, क्योंकि इसी के बेस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे हैंडल कर पाओगे। देखो, एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, देखो जैसे ये पास्ट एक्शन कंप्लीट हुआ, इसके पास्ट एक्शंस के पहले और एक पास्ट एक्शन हुआ होगा, उस केस में हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। समझ आ गया? अगर कोई पास्ट इवेंट कंप्लीट है तब भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आएगा। शी हैड लिफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ। मैं पहुँचा हूँ मतलब ये तो पास्ट का बात कर रहा है। मतलब मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस है तो ये हो गया पास्ट का बात। पास्ट के पहले और एक घटना घटा हुआ है। कौन-सा घटना? कि ही हैड लिफ्ट, उन्होंने पहले क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, पहले चला गया जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो ये क्या समझ आ रहा है कि एक पहला टेंस हुआ पास्ट का, उसके पास्ट का एक और पास्ट जो है घटना घटित हुआ कि वह जो है चला गया। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और ऐसा जब भी सिनेरियो आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? चलो कुछ और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं या फिर एरर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टार्टेड। तो इसका क्या हो जाएगा? व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन स्टार्टेड, इस तरीके से हो जाएगा। बताओ तो अब ये जो को देखो, ये जो एरर है ना यहाँ पे अननेसेसरी यूज़ किए हैं पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट का हम लोग यूज़ कब करते हैं? कोई एक्शंस पहले हुआ हो पास्ट में, और इस पास्ट का एक और पास्ट में एक्शन हुआ हो। उस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है? अगला देखते हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी पास्ट का ही डिस्कस कर रहे हैं, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में कर डिस्कस करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट तो सब में आ रहा है, इसके बाद हमें हैड बीन लगाना है। ठीक है? या तो सी रहे या फिर दे रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। या सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, उससे कोई लेना-देना नहीं है। हमें जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर जो है, अगर सेंटेंस आता है तो डायरेक्टली हमें हैड बीन यूज़ करना है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। क्योंकि कंटीन्यूअस है ना, तो कंटीन्यूअस के में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका नेगेटिव बनाना हो तो हैड के साथ हमें नॉट बीन यूज़ करना है, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैड को पहले यूज़ करोगे, उसके बाद नॉट को यूज़ करोगे। ठीक है, क्लियर है? अब कब हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, इसका यूजेस जानो। कोई भी लॉन्ग एक्शन है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कोई ये पास्ट एक्शन हुआ है, इसके पास्ट एक्शंस के पहले जो है कुछ लॉन्ग एक्शन होना चाहिए। अभी हम लोग जो है पास्ट जो ये सेंटेंस पढ़े हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में भी यही कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि कोई भी पास्ट एक्शंस कंप्लीट हो, इस पास्ट एक्शंस के पहले और एक और पास्ट एक्शन होना चाहिए। लेकिन ये पास्ट एक्शन यहाँ पे जो है शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, नो मैटर, या फिर टेम्पररी हो सकते हैं। लेकिन लेकिन ये जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना, यहाँ पे लिखा गया है कंटीन्यूअस, यहाँ पे जो अनदर एक्शन होगा, जो अनदर एक्शन होगा ये लॉन्ग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है? तभी तो यहाँ पे कंटीन्यूअस कहलाएँगे। तो लॉन्ग फॉर्म में ये एक्शन होना तभी कहीं जाके जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का एग्ज़ाम्पल बनते हैं। और अगर कोई टाइम ड्यूरेशन जो पास्ट में अगर लंबे समय का टाइम ड्यूरेशन को बात कर रहे हो, बता रहे हो, तो उस केस में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। देखो जैसे दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, वो जो है 2 आवर्स से वेटिंग कर रहे थे या फिर कर रहे हैं। तो इस केस में देखो दे के साथ हैड बीन यूज़ हुआ है, फिर वर्ब का आईएनजी, क्योंकि ये जो है लॉन्ग एक्शंस को बता रहे हैं, ठीक है? वो जो हैं 2 घंटे से वेटिंग कर रहे थे, तो वेटिंग कर रहे थे लेकिन उसमें टाइम पीरियड भी जुड़ा हुआ है 2 घंटे के लिए। मतलब यहाँ पे जो है लॉन्ग एक्शंस को बता रहे हैं। तो जब भी लॉन्ग एक्शंस का बात आए तो उस केस में हम लोग
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अदर एग्जांपल, ही हैड नॉट स्लीपिंग वेल। अब देखो यहाँ पे कोई टाइम को तो नहीं बता रहा है, लेकिन स्लीपिंग लिखा हुआ है। अब बताओ कोई 5 मिनट के लिए स्लीप करेगा क्या? नहीं। लॉन्ग समय के लिए सोते हैं कोई भी इंसान। तो इस केस में क्या है, अगर टाइम नहीं दे रहा है ना? टाइम नहीं दिया है तो कुछ एक्शन ऐसे होगा, तो एक्शन से भी पहचानना है। जैसे यहाँ पे स्लीपिंग लिखा हुआ है, ये लॉजिकल है कि स्लीपिंग मतलब ये लॉन्ग एक्शंस को ही बताएगा, क्योंकि सोना एक लंबे टाइम को बताते हैं। इस केस में भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं, ध्यान देना। मिसिंग देखना कुछ एरर बेस्ड, दे हैड वेटिंग फॉर आवर। अब देखो आवर है यहाँ पे, लॉन्ग एक्शंस को बता रहा है। जब भी लॉन्ग एक्शंस का बात आए तो हम लोग यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है हैड, बीन, इसके साथ वर्ब में ईएनजी, ये यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे हैड लिखा हुआ है लेकिन बीन यहाँ पे मिसिंग है, तो बीन ऐड करोगे तो ये हो जाएगा दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स। क्लियर है? समझ आ गया क्या? वही सेंटेंस यहाँ पे भी करेक्ट करना है। ठीक है? तो अगला देखते हैं फ्यूचर टेंस को। यहाँ तक पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। पास्ट टेंस के चारों फॉर्म को भी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के जितने भी 4 पार्ट बनने वाले हैं, सिंपल फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर, है ना? परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन सब चीज़ को अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विथ सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ। अब फ्यूचर है तो फ्यूचर में 2 वर्ड यहाँ पे ऑक्सिलरी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। थोड़ा-सा मैं समराइज़ कर रहा हूँ, देखना। अगर पास्ट का बात होता है ना, तो पास्ट के केस में हम लोग जो है या तो वाज़ यूज़ करते हैं या फिर हम लोग वर का यूज़ करते हैं। अगर यही फ्यूचर का बात होता है, तो फ्यूचर के केस में हम लोग जो हैं या तो शैल का यूज़ करेंगे या फिर हम लोग विल का यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब कब शैल का यूज़ करेंगे, कब विल का यूज़ करेंगे? तो ध्यान देना, जब भी आई हो गया या फिर वी हो गया, इस केस में हम लोग जो है शैल का यूज़ करते हैं। और बाकी जितना भी हो गया ही, सी, इट, दे, देन, इन सब केस में हम लोग जो है विल का यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, अगर आई और वी के साथ अगर विल का यूज़ कर रहे हो तब भी सही होता है। अगर आई और वी के साथ शैल का यूज़ कर रहे हो तब भी सही होता है। ग्रामेटिकली ये करेक्ट माने जाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखोगे तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा अफर्मेटिव में, सब्जेक्ट फिर उसके बाद विल या शैल, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। निगेटिव बन जाएगा विल और शैल के बाद नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में जो है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये पहले आने वाले हैं, उसके बाद है सब्जेक्ट। कहाँ-कहाँ हम लोग जो है फ्यूचर का यूज़ करते हैं? अब देखो, बात यहाँ पे हो रहा है फ्यूचर टेंस का, तो फ्यूचर से रिलेटेड जितना भी फिनोमेना हुआ, जितना भी फिनोमेना आगे होने वाले हैं, उसका ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसे प्रेडिक्शन करना हो गया, प्रेडिक्शंस कब का करोगे? पास्ट का प्रेडिक्शन करते हैं क्या? नहीं, फ्यूचर का हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि जो है फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाले हैं। तो जो है प्रेडिक्शंस करना हो गया, इस केस में फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। फिर कुछ इंस्टेंट डिसीजन लेना हो गया, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन लोगे तो जो डिसीजन होगा वो फ्यूचर के लिए लोगे। ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे डिसीजन लेंगे वो तो प्रेजेंट में लेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट जो है फ्यूचर में होगा। डिसीजन हम लोग फ्यूचर के लिए लेते हैं, उस केस में भी हम लोग फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। अगर कुछ फ्यूचर्स के रिलेटेड फैक्ट्स हो गया, वहाँ पे भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। समझ आ गया? जैसे कि आई विल कॉल यू, मैं जो है कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू, यहाँ पे जो है कॉल करोगे तो फ्यूचर में करोगे, क्योंकि यहाँ पे विल लिखा हुआ है। फिर शी विल नॉट कम टुडे, ये सेंटेंस है जो कि फ्यूचर टेंस को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है? अच्छा, अगला देखो, यहाँ पे कुछ रूल्स और समझ लेना, जैसे कि आफ्टर व्हेन हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर, अंटिल या फिर अनलेस, इस सब चीज़ के साथ जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने बात है, ठीक है? जैसे कि आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? आई विल कॉल यू व्हेन आई विल रीच, तो यहाँ पे व्हेन लिखा हुआ है, तो व्हेन के साथ हम लोग जो है सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा आई रिच। यहाँ से विल जो है इन हो जाएगा, तो इस चीज़ को थोड़ा-सा माइंड में रखोगे, बाकी सब एज़ इट इज़ है, पूरा जो है क्लियर है, ठीक है? यहाँ पे देखो ही शैल कम टुमारो लिखा हुआ है, तो मोस्टली जो है ही हो गया या फिर सी हो गया,
या फिर ईट हो गया, जो थर्ड पर्सन होते हैं, इसके साथ हम लोग जो है विल का यूज़ करते हैं। और आई हो गया और वी हो गया, इसके लिए हम लोग जो है शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है? इसको ध्यान देना। अगर कोई भी एरर नहीं चाहते हो तो सिंपल बात ध्यान रखना, आई और वी के साथ हम लोग शैल का यूज़ करेंगे और बाकी जितना भी वर्ड आ गया उसके साथ हम लोग विल का यूज़ करेंगे। बाकी जो है आई और शैल का यूज़ विल के साथ करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर लो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आई और वी के साथ शैल का यूज़ करोगे और बाकी बच गया उसके साथ विल का यूज़ करोगे, बस दैट इट इज़। इतना ही बस अपने को माइंड में रखना है। ठीक है? चलो, ये तो हो गया सिंपल। अब आते हैं कंटीन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं। तो कंटीन्यूअस जब टेंस हम लोग बनाएँगे तो ध्यान रखना, कोई भी कंटीन्यूअस हो, चाहे प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, वर्ब में जो है हमें आईएनजी ऐड करना ही करना है। ठीक है? अब हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर का, तो फ्यूचर का बात कर रहे हो तो विल या फिर शैल ये आएगा। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे विल भी आएगा। जब हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का बात करते हैं तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब विल भी यूज़ करेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं? अगर एक्शन जो है प्रोग्रेस हो रहा है एट अ स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम। कोई भी अगर एक्शन जो है स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू रहने वाला है। अब ये बोलोगे कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, हमें कैसे पता चला? एग्ज़ाम्पल देखो, एट 10 पीएम आई विल बी स्टडिंग। अब ये देखो, ये फ्यूचर्स को ही तो बता रहा है कि 10 पीएम में जो है मैं स्टडी करने बैठूँगा या फिर स्टडी करने बैठूँगी। ये जो है एक फ्यूचर्स को ही बता रहे हैं। जब भी एक स्पेसिफिक फ्यूचर्स टाइम को बताएँगे, बताते हैं, तो उस केस में हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग 10 एएम जो 10 पीएम लिखा हुआ उसमें पढ़ने बैठेंगे। अब पढ़ने बैठोगे तो थोड़ा लंबे टाइम तक ही बैठोगे। ऐसा नहीं कि 1 मिनट 2 मिनट पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो लंबे टाइम के लिए पढ़ने बैठोगे तो फ्यूचर एक स्पेसिफिक टाइम को यहाँ पे बता रहा है, प्रोग्रेस को बताएगा, तभी तो कंटीन्यूअस होगा। क्या समझ आ गया? चलो अगला देखो, फ्यूचर परफेक्ट। सिंपल हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। अब जो है फ्यूचर परफेक्ट को कवर करना है। अब यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है तो विल के साथ यहाँ पे हमें हैव यूज़ करना है। क्लियर है? विल के साथ हमें हैव यूज़ करना है, प्लस यहाँ पे परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखो, दे विल हैव फिनिश्ड बाय 6 पीएम। कब यूज़ करते हैं? अगर एक्शंस कंप्लीट करोगे बिफोर फ्यूचर टाइम, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर फ्यूचर टाइम। हम लोग क्या है, कोई फ्यूचर टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि 6 पीएम हो गया, 7 पीएम, 6 एएम, इस तरीके से एक फ्यूचर टाइम को डिफाइन कर रहे हैं और ये बोलेंगे कि वो जो हम लोग कोई भी वर्क करेंगे, एक्शंस करेंगे, वो इस टाइम के पहले कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि ये जो काम है ये 6 बजे पहले तक कंप्लीट हो जाएगा, इस तरीके से। तो उस केस में हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो, यहाँ पे बोले गए हैं, दे विल हैव फिनिश्ड बाय 6 पीएम। वो जो हैं काम को 6 पीएम से या फिर शाम को 6 बजे से पहले कंप्लीट कर देंगे। ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? ये जो है फ्यूचर टाइम को बता रहा है और इस टाइम जो लिमिट है इसके पहले जो है वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ये तो यहाँ पे बोले हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग इसी केस में यूज़ करते हैं। इतना समझ आया? फिर नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसके साथ हम लोग जो है विल हैव बीन इसका यूज़ करते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ये कब हम लोग यूज़ करते हैं? एक्शन कंटिन्यू अप टू फ्यूचर टाइम। कोई भी एक्शन जो है फ्यूचर टाइम तक कंटिन्यू रहे, इस केस में हम लोग जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि शी विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ तक जो है वो 10 ईयर्स तक वो जो है काम को करने वाली है या फिर कर ही रही है। तो इस केस में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कुछ समरी के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हो गया तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये समरी के तौर पर लिखा हुआ है। तो समराइज करने के लिए इस टेबल को यहाँ पे रिफर करोगे। ठीक है? ये तो रहा ओवरऑल टेंसेस। पूरा टेंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, है ना? इतना ही हमें इस टेंस में कवर करना था। और ध्यान रखना, इस टेंस को जब भी पढ़ोगे तो सबसे पहले अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाना है, इसके बारे में देखना। अफर्मेटिव से हमें इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है
और मेन बात कि कोई भी अगर सेंटेंस दिया रहा है ना? या फिर दे रहे हैं, तो इतना तो पता चल जाना कि ये जो सेंटेंस है ये कौन-सा टाइप का सेंटेंस है, कौन-सा टाइप का जो है टेंस है, ठीक है? ये जो है इस पूरे क्लास का क्रक्स रहा है। इस क्लास का जो पूरा पीडीएफ है, स्लाइड है, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे मैसेज कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।